One Piece chapter 1115 has to be the most controversial, stupid, less informative, but at the same time most talked about greatest creative chapter of One Piece. अरे कहना क्या चाहते हो? तुम सब लोग सोच रहे होगे आखिर मैंने सारी एकदम अपोजिट बातें एक ही चैप्टर के लिए भाई क्यों कह डाली। यही इस चैप्टर की कहानी है, क्योंकि अगेन हमारे पास एक कॉन्ट्रोवर्शियल थ्योरी सामने आई जो कि शायद वन पीस की तरह ही काफी टाइम से पानी के अंदर डूबी हुई थी, लेकिन इस चैप्टर को देख के ना जाने भाई कैसे लोगों के दिमाग ने उसे फिर से बाहर निकाल के रख दिया है, जो कि है विल लूफी ट्रेवल इन द पास्ट। अब मैं क्या ही बोलूं भाई, इस पे चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का टाइटल है कॉन्टिनेंटल फ्रेगमेंट्स, जहाँ पे फिर से एक बार हम कवर स्टोरी देखेंगे जिसके अंदर अपनी यामाटो ही है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे ह्योरी और ओटोको को, जो कि यामाटो के लंच प्रिपेयर कर रही है क्योंकि भाई वो श्राइन को विजिट करने के जा रही थी, जिसको देख के मुझे ऐसा लगता है कि यामाटो भाई श्राइन को विजिट करने के चक्कर में काफी सारी वन पीस की लोर को मिस करने वाली है, बिल्कुल उन्हीं लोगों की तरह जिन्होंने या तो वन पीस स्टार्ट ही नहीं करा या फिर स्टोरी में काफी पीछे हैं। बट यामाटो तो आई गेस ऑलरेडी काफी कुछ जानती है यार पास्ट के बारे में, क्योंकि इसने ओडन की जर्नल पढ़ी थी। चैप्टर की शुरुआत एक बार फिर से वेगाबंक के मैसेज से होती है, जहाँ पे वो पास्ट की बात करना शुरू करता है, लेकिन इससे पहले वो सबको वार्न करता कि वो सब कुछ नहीं जानता है क्योंकि उसके पास कुछ ही पॉइंटलिव्स हैं। वेगाबंक बात करता है कि ऐसी ग्रेट वॉर की जिसने भाई वन पीस का नक्शा हमेशा के लिए बदल के रख दिया था, जहाँ पे जो जॉय बॉय है उसके कुछ अपोनेंट्स थे जिनको आज के टाइम पे हम वर्ल्ड गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, लेकिन पहले के टाइम पे बस एक एलाइड आर्मी हुआ करती थी, जहाँ पे जो 20 किंगडम थे वो साथ में आगे कोलिशन क्रिएट किया था जॉय बॉय को हराने के लिए। एग्जैक्टली जॉय बॉय को नहीं, बल्कि जॉय बॉय जिस सेक्शन से बिलोंग करता था उसको, यानी कि एंशिएंट किंगडम को। यहाँ पे वेगाबंक के इस मैसेज से मे भी हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो जॉय बॉय था वो या तो भाई एंशिएंट किंगडम का किंग था, या तो फिर जॉय बॉय एंशिएंट किंगडम को रिप्रेजेंट कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे वेगाबंक ये तक बात करता है कि वो वॉर के रीजन के बारे में तो नहीं जान पाया, लेकिन उसके अकॉर्डिंग ये जो वॉर थी वो दो अपोजिंग आइडियोलॉजीज के बीच में एक क्लैश था, जहाँ पे जो जॉय बॉय था वो एंशिएंट किंगडम के अंदर ही बॉर्न हुआ था। मे भी ऐसा हो सकता कि जॉय बॉय भाई एंशिएंट किंगडम का प्रिंस रहा हो। बट अभी वेगाबंक बात करता है भाई एंशिएंट किंगडम की टेक्नोलॉजी के बारे में, जहाँ पे वो कहता है कि जो एंशिएंट किंगडम था वो आज के मुकाबले में काफी एडवांस था, और तुम कह भी नहीं सकते हो कि आज के मुकाबले में जो उसकी टेक्नोलॉजी थी, उसके वेपन्स थे वो इतने ज्यादा एडवांस थे कि आज की टेक्नोलॉजी को यूज करके भी उन वेपन्स को क्रिएट नहीं किया जा सकता, जिसको सुन के हमें काफी सारे लोगों के रिएक्शन देखने को मिलते हैं। और भाई शायद मैं समझ गया हूँ कि आखिर ओडा सेंसेई यहाँ पे इतने सारे लोगों के रिएक्शंस क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी ये कैरेक्टर्स हैं उनमें से भाई ज्यादातर को हम स्टोरी के अंदर नहीं देखेंगे, क्योंकि वन पीस अपनी फाइनल सागा की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ पे हम बस मेन लोगों को ही देखेंगे। भाई ये लास्ट टाइम है कि ओडा सेंसेई एज अ क्रिएटर अपने सारे क्रिएट हुए कैरेक्टर्स को स्टोरी के अंदर ला सके, जहाँ पे रिएक्शन की शुरुआत होती है वानो से, जो कि भाई काफी सरप्राइजिंग था, क्योंकि जो वानो है भाई बाकी कंट्री से अलग है और वहाँ पे कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन क्योंकि वानो के लोगों को स्पेसिफिकली कहूँ तो मोमोनोसुके, किनेमोन, ओतामा और शिनोबु को यहाँ पे ओरोची का रखा हुआ एक ट्रांसपॉन्डर स्नेल मिलता है, जिसको यूज करके वो भाई वेगाबंक का मैसेज सुन रहे थे, जिसका मतलब तुम समझ रहे हो कि वानो के अंदर बस ये लोग भाई वेगाबंक का मैसेज सुन सकते हैं। जहाँ पे मोमोनोसुके तो ये तक बात करता कि अच्छा जो जॉय बॉय था वो लूफी की तरह एक पायरेट था, जिसको सुन के यहाँ पे किनेमोन सरप्राइज लग रहा था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि जो मोमोनोसुके भाई जॉय बॉय के बारे में जानता होगा। एंड इसके बाद हम देखते हैं ऐसा सीन जिसको देख के भाई मुझे किड पायरेट्स पे यार सच में तरस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं डेमारो ब्लैक और उसके क्रू को, वही लोग भाई जिन्हें स्ट्रॉ हैट्स की नकल करी थी, जहाँ पे वो लोग नेवी G4 बेस एक प्रिजन में, और वो लोग भाई नकल कर रहे हैं इस बार किड पायरेट्स की। लेकिन भाई ये तो कुछ भी नहीं था, इससे बड़ी बात तो यहाँ पे ये है कि ये लोग बात करे थे कि अगर हमारे कैप्टन किड और जॉय बॉय में फाइट होगी तो आखिर कौन जीतेगा। जहाँ पे किड यानी कि डेमारो ब्लैक कहता कि वो तो मर चुका है ना, लेकिन मैं क्लियरली 1 मिलियन टाइम से स्ट्रॉन्ग होऊंगा इस जॉय बॉय से। जिसके बाद हम कुछ मरीन्स के रिएक्शन भी देखते हैं, जब भाई वेगाबंक कह रहा था कि जो जॉय बॉय का अपोनेंट था वो था वर्ल्ड गवर्नमेंट, जिसको देख के एक मरीन कहता कि ये तो हमारी बात कर रहा है, लेकिन फिर दूसरा मरीन कहता कि वेल ही डिड से कि जॉय बॉय एक पायरेट था। इवन यहाँ पे हम जो के अंदर मिंग्स के रिएक्शन भी देखते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं भाई फॉक्सी को, जो की रिएक्ट करता है कि वेगाबंक क्या बात कर रहा है। अब बात करते हैं आखिर ये वॉर हुई क्यों थी और इसका रीजन क्या था, क्योंकि वेगाबंक तो यहाँ पे यही कहता कि वो इस वॉर का रीजन नहीं समझ पाया है, तो वो सिंपली इस वॉर को बैटल बिटवीन टू आइडियाज के नाम से कंक्लूड करता है, जहाँ पे वो ये नहीं कह सकता कि कौन सही था और कौन गलत। लेकिन एक बार यहाँ पे हमने रेली को कहते हुए सुना था कि अगर वो हिस्ट्री के बारे में लोगों को बता भी देगा तब भी भाई लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस होंगे इसको लेके। और भाई सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो ये है कि जब रॉजर लाफ टेल के अंदर पहुंचा, ही लाफ्ड। रॉजर भाई यहाँ पे जॉय बॉय के पास के बारे में सुन के हंसने लग गया था, और यहाँ पे वो विश तक करता है कि काश यहाँ पे रॉजर जॉय बॉय के साथ बॉर्न हुआ होता। आखिर क्या रीजन था भाई रॉजर के ऐसे हंसने का, जबकि भाई पास्ट के टाइम पे ऐसी ग्रेट वॉर हुई थी।
सो क्या पास्ट के टाइम पे जो वॉर स्टार्ट हुई थी उसका रीजन एक काफी स्टूपिड डिबेट हो सकती है, जहाँ पे एक शो है मिस्टीरियस सिटीज ऑफ गोल्ड करके, जिसकी बात मैं पहले भी कर चुका हूँ कि कैसे वन पीस से रिलेट करता है और वन पीस इसी से इंस्पायर्ड है। जहाँ पे भाई शो के अंदर भी एक वॉर ब्रेकआउट हुई थी बिटवीन एटलांटिस एंड हीवा, जहाँ पे दोनों ही किंगडम्स ने एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दिया था और दोनों ही किंगडम्स पानी के अंदर डूब गए थे। लेकिन जो इस बैटल का रीजन था वो भाई आज तक किसी को नहीं पता, और मे भी ऐसा भी कहा जाता है कि इस बैटल का जो रीजन था वो काफी स्टूपिड था। एंड ऑल्सो यहाँ पे जो जॉय बॉय है उसको यार फ्रीडम से रिप्रेजेंट करते हैं। सो क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो दो डिफरेंट आइडियाज थे उनमें से जो जॉय बॉय का आइडिया हो वो भाई फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता हो, और वहीं पे जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है वो भाई स्लेवरी को रिप्रेजेंट करती हो। बट फिर से क्योंकि यहाँ पे रेली ने कहा था कि जो हिस्ट्री है उसके बारे में लोगों के डिफरेंट कंक्लूजन हो सकते हैं, तो भाई यहाँ पे ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर जॉय बॉय सही में सही का साथ देने वाला होता तो भाई यहाँ पे रेली ऐसा क्यों कहता? क्योंकि इस चीज को लेकर तो भाई सब लोगों का एक ही ओपिनियन होता कि भाई जॉय बॉय सही है और वर्ल्ड गवर्नमेंट गलत है। सो या तो ऐसा हो सकता है कि इस जो वॉर का रीजन था वो काफी यार ड्रास्टिक था या फिर काफी यार सिली था। बट वेल चैप्टर पे हम वापस आते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं मार्स को जो कि बस चलते चलते कॉन्करसाकी को यूज कर रहा है, जिससे भाई सारे जो आसपास के ट्रांसफॉर्मर स्नेल हैं वो भाई बेहोश हो गए। सो यार मांगा के अंदर तुम्हें ये पैनल उतना कूल नहीं लग रहा होगा, क्योंकि भाई ये कॉन्करसाकी को बस स्नेल नॉकआउट करने के लिए यूज कर रहा है, जहाँ पे लूफी को हमने देखा 50,000 लोग उसने नॉकआउट कर दिए थे और बाकी लोगों को भी देखा था। बट फिर भाई यहाँ पे ये भी चीज है कि ये जो गुरु से हैं उनको कॉन्करसाकी से फर्क नहीं पड़ता है, उनके लिए ये चीज उतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी काफी सारी ऐसी पावर्स है जिनका भाई कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। जिसके बाद हम स्टर्सी को देखते हैं जो कि एडिसन से बात कर रही थी, जो कि कहता है कि तू भी यहाँ से निकल जा क्योंकि तेरे बैरियर मेंटेन करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो गुरु से हैं वो तो भाई मॉन्स्टर्स हैं जो कि बैरियर के आर पार भाई ऐसे ही चले आ रहे हैं। लेकिन फिर स्टेसी भी यहाँ पे थोड़ा दुखी होकर कहती है कि आखिर मैं जी के भी क्या करूंगी, क्योंकि स्टेला तो मर चुका है और उसके मरने के बाद मेरा कोई रीजन नहीं है जीने का, क्योंकि बेसिकली स्टेसी है तो एक क्लोन ही जिसको वेगाबग ने क्रिएट करा था, तो यहाँ पे वो दुखी तो थी। बट वेल वो ऐसे मर के भी क्या करेगी। सो पीछे हम काको को भी देखते हैं जो कि ये सुन रहा होता है। सो मे भी ऐसा हो सकता है कि भाई यहाँ पे काको उसको प्रपोज कर दे और कहे कि तू मेरे साथ अब जी सकती है, हम दोनों खुशी खुशी रहेंगे, जैसा अभी एंड्रॉइड 18 के साथ हुआ था, जहाँ पे अपने क्रिलिन ने उसे प्रपोज कर दिया था। उसके बाद तो तुम जानते हो कि क्या हुआ था। बट वेल बाकी लोगों की बात बहुत हो गई। अब हम देखते हैं स्ट्रॉ हेड्स को, जहाँ पे जोरो और जिम्बे थे वो काफी जल्दी सनी के पास पहुंचने वाले हैं, जहाँ पे वो नामी से बात भी कर रहे थे, जहाँ पे भाई जिम्बे माफी मांगता है। लेकिन जोरो कहता कि तू माफी क्यों मांग रहा है, हम भाई बिजी थे। तो नामी यहाँ पे गुस्से में कहती ये क्या तू है जोरो, अभी आ तो तुझे बताती हूँ मैं। क्योंकि भाई यहाँ पे नामी काफी गुस्से में थी, क्योंकि उनको काफी लेट हो रहा है और जो भाई मरीज की शिप है उनने भाई एल्बाफ की शिप को गार्ड करना भी शुरू कर दिया है, जहाँ पे जो कोस्ट है और वो मरीज की शिप से भर चुका है। सो वेल अगर तुम लोग इस चैप्टर के अंदर लूफी को देखना चाहते हो तो वही नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि बस एक ही पैनल है यहाँ पे लूफी का, जहाँ पे वही लूफी डोरी और रॉकी भाई मरकरी से बच के भाग रहे हैं और उनके पीछे आग भी लगी हुई है। जिसके बाद सीन चलता है सांजी के ग्रुप के पास, जहाँ पे सांजी वो तो भाई पीठ के बल गिरा हुआ है, जहाँ पे उसको किसी ने धक्का दे दिया और अब ये कैसे हुआ चलिए भाई देखते हैं। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि काशी और ओइमा ने वीनस को पकड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पे वीनस ओइमा को धक्का देता, जिसकी वजह से जो ओइमा और सांजी थे दोनों पीछे जाके रहे। लेकिन फिर भी यहाँ पे बॉनी ने उसके मुंह पे लात तो मार दी और यहाँ पे काशी उसने तो भाई वीनस की पूंछ पकड़ी हुई है। बट भाई महात्मा डी गांधी और वीनस बुड्ढे को आ गया है गुस्सा, जहाँ पे वो काशी के मुंह पे लात मारता है और उसको पीछे की तरफ धकेल लेता और बॉनी के मुंह पे स्वॉर्ड से अटैक करता है। लेकिन यहाँ पे एन वक्त पे फ्रैंकी आता और बॉनी को भाई बचा लेता है। जिसके बाद तो भाई वीनस बुड्ढे ने कुछ ऐसा कर दिया जहाँ पे तुम लोग कह सकते हो कि सही है भाई, वीनस जोरो और मिहोक की तरह स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन की लाइन में नहीं लगा है, क्योंकि यहाँ पे वीनस इतनी भाई तगड़ी जंप मारता है कि सीधा वो काफी ऊपर हवा में, और वीनस यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को यूज करता और भाई लेव फेस को आधे हिस्से में काट देता है। जहाँ पे जो क्लाउड्स थे और उसके अंदर की जो बिल्डिंग थी वो भी भाई कट गई, जहाँ पे वो एरिया भी कट गया जहाँ पे साइफरपल के मेंबर सेराफिम्स के साथ थे और भाई सब के सब नीचे गिरने लगे। लेकिन यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो सेराफिम्स थे वो भाई बबल से आजाद नहीं हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि अभी के लिए तो भाई स्ट्रॉ हेड्स सेफ है उनसे। सो वेल अब फिर से चलते हैं वेगाबंग के ब्रॉडकास्ट तरफ, जहाँ पे वो कहता है कि वॉइड सेंचुरी का एंड जॉय बॉय के डिफीट के साथ हुआ था। एंड वेल जॉय बॉय की बात हुई है तो यहाँ पे हम जॉय बॉय का एक सिल्वर हेड भी देखते हैं, जहाँ पे वो किंग से फाइट कर रहा है और भाई यहाँ पे हम देखते हैं कि जॉय बॉय था वो गियर 5 के फॉर्म के अंदर है। और भाई इसी पैनल को देख के कंट्रोवर्सी चालू होगी कि लूफी ही जॉय बॉय है जिसने पास्ट के टाइम पे ट्रेवल किया होगा, क्योंकि अगर फ्यूचर के अंदर ट्रेवल करना पॉसिबल है तो पास्ट के अंदर क्यों नहीं। बट वेल हम जानते हैं कि टोकी ने भाई डेल फ्रूट की मदद से ऐसा किया था, लेकिन लूफी के पास ऑलरेडी एक डेल फ्रूट है यहाँ पे, और अगर वो दूसरा डेल फ्रूट खाता है तो भाई उसकी डेथ हो सकती है ना, वो ब्लैक बियर्ड तो है नहीं, जिसकी बात मैंने इस वाली वीडियो के अंदर करी थी कि ब्लैक बियर्ड कैसे मल्टीपल पावर्स को यूज कर सकता है। सो वेल मैं ये तो नहीं जानता कि पास्ट में थ्योरी कहां से है कि लूफी ही जॉय बॉय है जो कि पास्ट के अंदर ट्रेवल करेगा। मे भी ऐसा हो सकता है कि टोकी के डेल फ्रूट को देख के लोगों ने कहा हो, या फिर कुछ और भी हो सकता है जो कि मैंने मिस कर दिया हो। पर फिर भी भाई मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो जॉय बॉय था वो एंशिएंट किंगडम के अंदर बॉर्न हुआ था और यहाँ पे वेगाबंग ने ऐसा ही कहा है। सो यहाँ पे तुम लोग गंगाधरी शक्तिमान वाला सीन मत करो यार, जॉय बॉय लूफी और इवन जो नीका है वो तीनों अलग अलग पर्सन है। जहाँ पे जो सन गॉड नीका है उसको तुम एक माइथोलॉजिकल फिगर कह सकते हो, वहीं पे जॉय बॉय वो पर्सन है जिसने भाई नीका का डेल फ्रूट यूज किया था पहली
पहली बार, और लूफी वो तो भाई लूफी है। सो वेगाबंग के मैसेज पे वापस आते हैं जहाँ पे वो बात करता है कि इस बैटल की वजह से ऐसा कुछ हुआ था, जहाँ पे इस बैटल की वजह से वर्ल्ड के अंदर ऐसे स्कार आए थे जो कि भाई फिक्स करना पॉसिबल नहीं था। जिसके बाद वेगाबंग ये तक कहता कि हम सब लोग जानते हैं कि सी के अंदर ट्रेवल करना कितना डिफिकल्ट है, जिसकी वजह से लोग हैं वो जहाँ पे पैदा होते हैं वहीं पे मर जाते हैं और कोई दूसरे प्लेस या फिर कल्चर को एक्सपीरियंस भी नहीं करते हैं। जिसको सुन के यहाँ पे लोगों के भी यही रिएक्शन थे कि ऑब्वियसली सी काफी ज्यादा डेंजरस है, उसके अंदर ट्रेवल करना डिफिकल्ट है और भाई कुछ भी हो सकता है सी के अंदर। बट फिर वेगाबंग यहाँ पे एक ऐसी बात कहता है जिसको सुन के वन पीस के लोगों के साथ साथ वन पीस की जो कम्युनिटी है वो भी भाई हिल गई। वेगाबंग यहाँ पे कहता है कि वॉइड सेंचुरी के टाइम पे एक ऐसा डिजास्टर हुआ था जिसने पूरे वर्ल्ड को ओशन के अंदर डुबा के रख दिया था, और आज के टाइम पे वन पीस के लोग जिस लैंड या फिर आइलैंड पे रहते हैं वो बस एक कॉन्टिनेंट का छोटा सा पार्ट है जो कि भाई पानी के अंदर आधा डूब गया है। जिसके बाद वेगाबंग खुद कहता है कि मैं जानता हूँ कि बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन यही सच्चाई है कि पास्ट के टाइम पे काफी बड़े बड़े कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करते थे, और ये जो डिजास्टर है उसी से हम समझ सकते हैं कि आखिर कैसे एक सेंचुरी लॉन्ग पीरियड को सेंसर कर दिया गया था, जहाँ पे उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने नहीं है और ना कोई उसके बारे में कुछ जानता है, क्योंकि वॉइड सेंचुरी के टाइम पे बस 100 साल के टाइम पीरियड में जो सी लेवल था वो 200 मीटर से ज्यादा बढ़ गया था, जिसने पूरे वर्ल्ड को डुबा के रख दिया। जिसके बाद के भाई रिएक्शन एकदम देखने लायक थे, जहाँ पे मरीन्स भी एकदम पागल हो गए कि 200 मीटर एक मरीन शिप भी कम से कम 60 मीटर से बड़ी नहीं होती। कुछ लोग तो भाई ऑब्वियसली वेगाबंग की बातों को सुन के हंस रहे थे, जहाँ पे वो यही कहते कि ये जो बुड्ढा है बड़ी बड़ी फेक रहा है बस। जिसके बाद हम चॉपर के होम टाउन के रिएक्शन को भी देखते हैं, जहाँ पे हम डॉक्टर कुरिया को भी देखते हैं जो की पहली पर्सन थी जिसने विल ऑफ डी को मेंशन किया था और गोल्ड रॉजर से नाम चेंज करके गोल्ड डी रॉजर बताया था, जिसका मतलब वो ऑलरेडी हिस्ट्री के बारे में काफी कुछ जानती है, जहाँ पे वो खुद ये कहती है कि लगता है अभी वर्ल्ड के अंदर काफी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो कि मुझे इंटरेस्ट कर सकती हैं। इवन भाई बिग न्यूज मॉर्गन भी इस चीज को सुन के एकदम पागल हो गया था, जहाँ पे वो चिल्लाने लगा, लेकिन वीवी उसे चुप कराती है और कहती है कि वेगाबंग ऐसे सुनने दे। बट भाई सबसे फनी चीज तो यहाँ पे ये है कि वेगाबंग इतना बड़ा ब्रॉडकास्ट कर रहा, जहाँ पे वो इतनी सारी चीजें रिवील कर रहा है पास्ट को लेके और हमारे वर्ल्ड के साथ क्या होने वाला है उस चीजों को लेके, लेकिन यहाँ पे अपनी नोजी को उसको तो भाई टेंजरीन्स की पड़ी और कहती कि वेगाबंग का मैसेज मैं बाद में सुन लूंगी, अभी मैं जाती हूँ अपनी खेती करने। ये भी ठीक है भाई। सो इस चैप्टर के अंदर में एक ऐसा पैनल भी देखते हैं जहाँ पे एक पूरी सिटी पानी के अंदर डूबी हुई है और वो काफी सही से प्रिजर्व लग रही है, जहाँ पे कुछ ज्यादा टूटा फूटा नहीं है सिटी के अंदर। लेकिन एक बार मैं फिर से बात करने वाला हूँ एटलांटिस वर्सेस हिवा की बैटल के बारे में, जहाँ पे जो कॉन्टिनेंट्स थे वो भाई पानी के अंदर डूब गए थे, जहाँ पे ये बिलीव किया था कि ये दो कॉन्टिनेंट्स काफी एडवांस थे और भाई काफी बड़े थे, जैसा कि हमें अभी वेगाबंग ने बताया कि वन पीस का वर्ल्ड भी इसी की तरह हुआ करता था। सो क्या ऐसा हो सकता है कि जो एटलांटिस है वो भाई एंशिएंट किंगडम है और यहाँ पे जो हिवा है जिसको मू भी कहते हैं या फिर लैंड ऑफ मू भी कहते हैं वो भाई ईमो से रिलेट कर रहा हो, जो कि ईमो का किंगडम हो। वेल ये जो कॉन्टिनेंट वाली बात है वो भाई ओडा सेंसेई ने काफी पहले सोच ली थी, क्योंकि जो कैसल ऑफ पांगिया है जो कि मैं जो इसके अंदर है वो भाई एक ऐसे नेम पे बेस्ड है जो कि आज से करीब 200-300 मिलियन साल पहले रियल वर्ल्ड के अंदर एक रियल कॉन्टिनेंट हुआ करता था, जिसके अंदर आज के वर्ल्ड का नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और इवन यूरोप के साथ साथ काफी सारे कॉन्टिनेंट्स आते थे, और इस कॉन्टिनेंट का नाम था पांगिया, जिसके ऊपर कैसल ऑफ पांगिया बेस्ड है। लेकिन भाई ये पहली बार नहीं हो रहा कि पानी के अंदर हम कोई रूइंस या फिर बिल्डिंग देख रहे हैं, इससे पहले भी हमने देखा है। सो भाई मैं बात कर रहा हूँ जिम्बे की कवर स्टोरी की, जहाँ पे हमने देखा था कि जब जिम्बे पानी को एक्सप्लोर कर रहा था तब भाई उसके पीछे काफी सारी ऐसी रूइंस थे, काफी सारी बिल्डिंग थी जो कि डूबी हुई थी, एंड इवन एक बिल्डिंग के अंदर तो हमने भाई पॉ का निशान भी देखा था, जिसको मैंने काफी पहले एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने कहा था कि जो बुकानियर्स हैं वो भाई पायरेट्स हो सकते हैं पास्ट के टाइम पे, और क्योंकि जो बुकानियर्स है शायद उन्होंने भाई जॉय का साथ दिया होगा, तो मे भी इसी की वजह से इनकी जो बिल्डिंग्स है, इनकी जो रूइंस है वो भाई पानी के अंदर पड़े हुए हैं, क्योंकि ईमू ने या फिर ऐसे फोर्स ने उनको भाई खत्म कर दिया हो। ऑल्सो यहाँ पे एक थ्योरी ये निकल गया कि जो एंशिएंट किंगडम होगा जो कि पानी के अंदर डूब रखा है वो इम्पेल डाउन मरीन हेडक्वार्टर और एनिस लॉबी के बीच में होगा, जो कि एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि मे भी जो वर्ल्ड गवर्नमेंट थी वो भाई एंशिएंट किंगडम का राज छुपाना चाहती थी। तो भाई अच्छा तो यही होगा ना कि वो एंशिएंट किंगडम को अपने पास ही रखें। सो एक बार फिर से हम वेगाबंग के ब्रॉडकास्ट की तरफ चलते हैं, जहाँ पे वो कहता कि आखिर ये फ्लड क्यों आई होगी। ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं था, इतना मैं कह सकता हूँ, ये असल में एक मैन मेड कैलामिटी थी, क्योंकि अगर ये नेचुरल डिजास्टर होता तो वर्ल्ड के अंदर कहीं ना कहीं इसके साइन होते, क्योंकि मैंने कई सारी मीटेरोलॉजी, जियोलॉजी, इकोलॉजी और एटमॉस्फेरिक साइंस के बारे में पढ़ा है। सो भाई सी लेवल के अंदर 200 मीटर के अंदर चेंज आना, वो भी बिना किसी नोटिस के, ये तो भाई पॉसिबल नहीं हो सकता। सो ये क्लियरली एक मैन मेड डिजास्टर था, जो कि मे भी तुम लोगों के लिए एक्सेप्ट करना हार्ड होगा, लेकिन इसका कारण था एंशिएंट वेपन्स, जिसने भाई पूरे वर्ल्ड को डुबा दिया था, और वही सेम पावर अभी भी एग्जिस्ट करती है, जिसको यूज करने के लिए वेट किया जा रहा है। जिसका मतलब ये है कि जिस ग्रेट वॉर ने वर्ल्ड की ऐसी हालत कर दी थी वो आज भी चलती आ रही है, जिसका रीजन वेगाबंग ने ऑलरेडी भाई बता दिया, जो कि है एंशिएंट वेपन। सो एक बार फिर से हम चलते हैं एटलांटिस और मू वाली थ्योरी पे, जहाँ पे जो एटलांटिस और मू किंगडम था उन दोनों के पास ऐसे वेपन थे जो कि भाई सन की पावर्स को यूज कर सकते थे। सो
मे भी यहाँ पे जिस एंशिएंट वेपन की वेगाबंग बात कर रहा है वो भाई और कोई नहीं बल्कि मदर फ्लेम हो सकती है, क्योंकि हमने ईमू को ऐसा करते हुए देखा है जहां उसने एक किंगडम को डुबा दिया था या फिर गायब कर दिया था। और क्योंकि काफी लोगों का यही मानना है कि जो मदर फ्लेम है वो सन से रिलेट करती है, सन की पावर से रिलेट करती है, या फिर इसके पीछे एंशिएंट वेपन यूरेनस भी हो सकता है जिसको आज तक हमने कभी नहीं देखा, जिसको भाई 100 साल के टाइम पीरियड में 200 बार यूज किया हो, जिससे जो हर बार सी लेवल है 1-1 मीटर से बढ़ गया हो और इसी की वजह से जो लैंड है वो काफी टुकड़ों में टूट गया हो, भाई पानी के अंदर डूब गया हो, क्योंकि जो एंशिएंट वेपन है वो ऐसा करने के कैपेबल है। लेकिन फिर हमारे सामने एक सवाल आता है कि जो एंशिएंट वेपन है वो तो भाई एंशिएंट किंगडम ने बनाए होंगे ना, तो आखिर उन्होंने वेपन्स क्यों डेवलप करे? क्या उनका ये वेपन्स को डेवलप करने का पर्पस बस वर्ल्ड गवर्नमेंट को हराना था, या फिर एंशिएंट किंगडम के लोगों ने एंशिएंट वेपन्स को भाई काफी पहले बना लिया हो जिसकी वजह से वॉर हुई हो, क्योंकि जो बाकी 20 किंगडम है उनको लगा हो भाई इनके पास काफी पावर आ गई है जिसकी वजह से हमको कंट्रोल कर सकते हैं, तो इनको भाई हराना ही पड़ेगा। और अगर ऐसा है तो क्या इसका मतलब ये है कि जो एंशिएंट वेपन्स है उनको भाई एंशिएंट किंगडम ने यूज किया हो, जिसका मतलब ये है ना भाई कि ये जो डिजास्टर हुआ है जिसकी वजह से जो पूरा वर्ल्ड पानी के अंदर डूब गया है उसके पीछे भाई एंशिएंट किंगडम है। और मे भी ऐसा भी हो सकता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट या फिर ईमू के हाथ में भी एंशिएंट वेपन लग गया हो जिन्होंने उसको यूज किया हो, जहां पे दोनों ही फैक्शन रीजन रहा हो वर्ल्ड के साथ ऐसा कुछ होने का। सो वेल यही थी आज की वीडियो में, होप करता हूं आप लोगों को पसंद आई। अगर पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना और तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।